चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग। आज का पारिस्थितिकी और पर्यावरण का जो अपना क्लास था, आज ये तीसरा क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास कर लिए हैं। जैसे कि आपको पता था कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे, तो आपके सामने आज के 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडमान की जनजाति किसकी वंशज है? जो कि हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे, यूएनडीपी से रिलेटेड कोई पॉइंट पढ़ा रहा था कि यूएनडीपी का जो गठन है वो 1965 में हुआ और उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम उसका फुल फॉर्म है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और अगर बात करें यूएनडीपी की, तो एक मानव विकास सूचकांक जारी करता है, जिसको महबूब उल हक पाकिस्तान के थे और साथ में अपने भारत के अमर्त्य सेन, 2 लोगों ने मिलकर बनाया था। तो ये रैंकिंग भी जारी करता है यूएनडीपी, जो कि लास्ट क्लास में रह गया था आपका, थोड़ा सा कुछ रह गया था, यहाँ पे साइड में कर रहा था। तो उसके आगे हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कि पहले हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है 1989 में आया, चूंकि हम लोग बात कर चुके थे अंडमान निकोबार की जनजातियों के बारे में। आपको ने बताया था जारवा जनजाति, यहाँ पे सेंटिलिड जनजाति है। तो ये ऐसी जनजातियां हैं जो किसकी वंशज हैं? ऑप्शन है निग्रोइड, ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलाइट, और एक ऑप्शन और था, उसमें था इनमें से कोई नहीं, तो मैंने हटा दिया यहीं पे केवल। ये 1989 में क्वेश्चन आया है। एक है क्लोरोफिल में होता है, 1989 में क्वेश्चन आया और 1992 में क्वेश्चन आया। देखो ये क्लोरोफिल से आज भी क्वेश्चन आता है। अंडमान की जो जनजातियां हैं इनसे रिलेटेड आज भी क्वेश्चन आता है। मैंने पीछे का उठाया है। अभी ना ये क्वेश्चन पीसीएस में जा चुके हैं, अभी ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं, लेकिन इसका अप्लाइड फॉर्म आज भी आता है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे तो उसके आगे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, है ना। जैसे ये है, क्लोरोफिल किस में होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, लोहा होता है, कैल्शियम होता है, तांबा, इनमें से कौन होता है? तो ये चीजें हैं। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, निग्रोइड जो है जनजाति, ये सबसे ज्यादा संख्या में इन्हीं के वंशज है जो अंडमान निकोबार में रहते हैं। दूसरा, क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल कल की क्लास में आपका हो जाएगा, जब हम लोग पढ़ेंगे खाद्य जाल, तो वहां पे क्लोरोफिल हो जाएगा। जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि अब तक हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है। पहली क्लास में समझना था कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सेकेंड क्लास में हम लोगों ने एनवायरमेंट पर बात की थी, पर्यावरण पर बात किया था। आज एनवायरमेंट का कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिकी पर, कि इकोलॉजी किसे कहते हैं। इकोलॉजी पर आज हम लोग चर्चा डिस्कस करेंगे। ध्यान क्या रखना है कि हमने पर्यावरण का जो पीछे का 2 क्लास हो गया है, ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी जब तक कि आप पीछे के 2 क्लास नहीं कर लोगे। तो आप अपनी कॉपी में लिखते जाओ। टारगेट अपना है कि यूपीएससी में हर एक क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ यहाँ का आ जाएगा। वीडियो के लगभग 50 से ज्यादा लेक्चर होंगे, क्योंकि अपने आप में एनवायरमेंट का सेक्शन ज्यादा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि 15 क्वेश्चन के आसपास इस साल के पीटी में आएंगे, 2020 के पीटी की जो की तैयारी चल रही है। और मैं आपका पीटी से पहले 100% कंप्लीट करवा दूंगा। टेस्ट सीरीज भी हमारी चलिए, आप टेस्ट सीरीज भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल वो सब छोड़िएगा, इसका मैंने आंसर बता दिया, इसका कल की क्लास में आंसर पता चल जाएगा। बाकी हम लोग चलते हैं आज की क्लास का, जो कि आज हमें पढ़ना क्या है? आज हमें पढ़ना है पर्यावरण पारिस्थितिकी में, पारिस्थितिकी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे। पारिस्थितिकी की बात करें दोस्तों, तो जीव जंतु या वनस्पति का अपने वातावरण के साथ, मैंने कल भी बताया था वातावरण का मतलब क्या होता है? पर्यावरण। अपने पर्यावरण के साथ, वातावरण के साथ संबंध, वातावरण के साथ अंतःक्रिया क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। जब हम जीव जंतु, वनस्पति का उसके वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रिया या संबंध के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम इकोलॉजी या उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। समझेंगे जीव जंतु क्या होता है?
भेड़, बकरी, गाय, भैंस। वनस्पति क्या होता है? पेड़, पौधे, झाड़ी, शैवाल जो भी है, इनका ये है क्या? ये पर्यावरण है। ये स्वयं में क्या है? पर्यावरण के कौन से घटक हैं? ये पर्यावरण के जैविक घटक हैं और वातावरण के साथ अजैविक घटक जो हों उनके साथ जो संबंध बनेगा। जैसे आप मान लीजिएगा कि एक मछली है, मछली पानी में रहती है, तो पानी में रहने के लिए उसे चाहिए ऑक्सीजन और चाहिए भोजन। दोनों चीज पानी उपलब्ध कराता है। इसका मतलब जीव जंतु का अपने पर्यावरण के साथ जो अंतःक्रिया है, जो रिलेशन बनता है, उस अंतःक्रिया को समझना, उस अंतःक्रिया को पढ़ना, जानना ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। जब हम पर्यावरण के घटकों को आपस में समझने लगते हैं तो उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से लिख लो। तो आगे बात करते हैं हम लोग आज पारिस्थितिकी के मूलभूत सिद्धांत या तत्व। हटाता हूं, ठीक है? लिख लीजिएगा, लिखते चलिएगा साथ में। बिना लिखे ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टोरी, कोई कहानी तो है नहीं जो आपको याद हो जाएगी। ये सब लिखना पड़ेगा। पारिस्थितिकी के मूलभूत तत्व ये हम पढ़ चुके हैं। पारिस्थितिकी आज चल रहा है। पारिस्थितिकी के मूलभूत तत्व कुछ इस प्रकार से समझे जाते हैं। एक होता है जीव। सबसे पहले क्या होता है? जीव। जीव के बाद होता है प्रजाति। प्रजाति के बाद होती है जनसंख्या। जनसंख्या के बाद होता है समुदाय। समुदाय के बाद होता है परितंत्र। परितंत्र के बाद होता है बायोम। बायोम को ही जीवोम भी कहते हैं। और इसके बाद होता है जैव मंडल। आपके सामने पॉइंट बना। पॉइंट नंबर 1 जीव, पॉइंट नंबर 2 प्रजाति, जनसंख्या 3, समुदाय 4, परितंत्र 5, बायोम 6, जैव मंडल 7। अगर आपने हमारी पहली क्लास की होगी तो हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि हम आपको 5 टॉपिक में चीजें कंप्लीट कराएंगे। 6 टॉपिक में ABCDEF। तो देखो अभी यहाँ पे वो कोई टॉपिक नहीं चल रहा, वो भी कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं चल रहे हैं। सिर्फ वैको जो आपकी शब्दावली है, मैं सिर्फ आपकी शब्दावली तैयार करवा रहा हूँ ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए। शब्दावली के मूलभूत तत्व सिद्धांत क्या होते हैं वो आपको चीजें समझ में आ जाए, वो ज्यादा जरूरी है। हम एक छोटे छोटे शब्द समझ लेंगे ना तो चीजें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जैव मंडल क्या है, बायोम क्या है, परितंत्र क्या है, समुदाय क्या है, जनसंख्या, प्रजाति और जीव क्या है। इनमें सब में हम दो दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे क्या है और इसकी विशेषता क्या है। आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ना है हमें। आज की क्लास में हम केवल यही पढ़ेंगे, जीव क्या होता है, प्रजाति की विशेषता क्या है, जनसंख्या किसे कहते हैं। आपने सबके नाम सुन रखे होंगे, आप सब जानते हो। लेकिन अगर आपसे मैं कह दूं कि आप बताओ जीव किसे कहते हैं तो हाथ पैर फूल जाएंगे। हो सकता है एक दो लोगों को पता हो, लेकिन रैंडमली चीजें हमें नहीं पता होती। तो मैंने जैसे ही आपको बताया था कि मैं हर एक पॉइंट छोटा से छोटा आपको समझाऊंगा, तो छोटे पॉइंट हम लोग समझते हुए आगे चलते हैं। आपका काम है सिर्फ वीडियो को शेयर करना, लोगों के साथ बांटना। एग्जाम के पहले मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे मुझे एक दिन में 10 बार लेक्चर लेना पड़े। वीडियो आपको सुबह के 8 बजे ही मिलेगा। बस आप देखते रहिएगा, रेगुलर बेसिस पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर 8 बजे डेली। तो अभी क्या करना है, एक एक पॉइंट उठाएंगे। सबसे पहले जीव, प्रजाति, जनसंख्या, समुदाय, परितंत्र, बायोम और फिर इसके बाद जैव मंडल। और जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे तो एक बार फिर से पूरा मैप बनाएंगे और फिर देखेंगे कि चीजें किस तरह से सॉल्व होती हैं। चलो हटा देते हैं इसको। पहला पॉइंट था आपका जीव।
जीव किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आखिर हम जीव कहेंगे किसे? विज्ञान में किसे जीव कहा जाता है? देखो, आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं जिसके अंदर प्राण हो उसे जीव कहते हैं। जिसके अंदर प्राण हो, जिसके अंदर आत्मा, उसे हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। लेकिन जब विज्ञान की बात आएगी, साइंस की बात आएगी, तो साइंस में इसकी एक अलग डेफिनेशन दी गई है जीव की। वो डेफिनेशन दी गई है कोई भी जीवित प्राणी या वनस्पति जीव का रूप होता है। जीव किसे कहा गया? प्राणी या वनस्पति जीवित होना चाहिए, मरने के बाद की कोई बात नहीं है, जिंदा रहे। जैसे पेड़ है, पेड़ जब तक जीवित है तब तक वो प्राणी है, कट गया, लकड़ी हो गई, बात खत्म हो गया, तब वो नहीं रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हम प्राणी किसे माने, हम वनस्पति किसे माने, जीव किसे माना जाएगा? इसके उदाहरण क्या हैं? जीव के उदाहरण क्या हैं? तो आपको पता है, मुझे पता है कि आपको खूब अच्छे से पता है। आपको पता है कि ऊंट होता है, ये देखो ना, ये आसान चीज है, मुझे पता है, आपको सब पता है। अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूंगा ना, तब समझ में आएगा आपको कि यार कुछ चीजें हैं। मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं, बेसिक से आगे एडवांस का टॉप पॉइंट आपको लेके चलूंगा, हर चीज पढ़ाऊंगा, बस बने रहो। ये नहीं कि स्किप कर दिया, छोड़ो यार ये बेकार है, बेकार बेकार कुछ नहीं, सब काम की चीज है, बने रहो। सिलेक्शन लेना है, यूपीएससी में टॉप करना है तो, क्योंकि हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं है, हिंदी मीडियम में लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं। ऊंट, गाय, व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब मनुष्य, चाहे महिला हो, पुरुष हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो। झाड़ियां, पेड़ पौधे, शैवाल जिनको पादप कहते हैं, ये सब जीव के रूप होते हैं। लिख लीजिएगा जल्दी से। जीव हो गया, जीव के बाद चलते हैं, अगला पॉइंट था जीव के बाद अगला पॉइंट था प्रजाति। प्रजाति किसे कहते हैं? समान जीवों का समूह। समान जीवों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? समान जीवों के समूह को समान जीवों के समूह को कहा जाता है प्रजाति। जैसे चींटियों का समूह, गाय का समूह, भेड़ का समूह, आम का बाग। आम का बाग, आम का पेड़ होता है, उसका अपना एक हो गया। जैसे मोर, ये सारी क्या होती हैं? ये सब के सब क्या कहे जाते हैं? प्रजाति कहे जाते हैं। देखो, आम का मतलब केवल आम से नहीं, आम का मतलब पेड़ पौधे दोनों से रिलेटेड होगा, केवल हम इसको एक चीज से जोड़कर नहीं देखेंगे, सब चीजों को मिलाकर, जिनमें समान जीव होते हैं। जैसे चींटियों का समूह आपका हो गया, कुत्तों का समूह हो गया, बाघ का समूह, पेड़ पौधों का समूह, वृक्षों का समूह, ये सभी क्या होती है? प्रजातियां होती है। बाघ की अपनी प्रजाति है, चींटियों की अपनी प्रजाति है, गाय की अपनी प्रजाति है, वृक्ष की अपनी, इनकी सबकी अपनी अपनी क्या होती है? प्रजातियां होती है। प्रजातियों में हमें तो पता चल गया क्या होता है। एक हमें जानना है इनकी विशेषता। यहां से आपके यूपीएससी में क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं प्रजातियों से, यहीं से। ये तो आपको पता है
क्वेश्चन यहां से बनना शुरू हो जाएगा कि ये जीव की विशेषता है, पारितंत्र की विशेषता है या समूह की विशेषता। बस यहीं से क्वेश्चन बनना आपका शुरू हो जाएगा। देखो, प्रजाति की पहली विशेषता होती है कि इनकी पहचान स्पष्ट होती है। इनकी पहचान स्पष्ट होती का मतलब क्या है? जैसे चींटी, चींटा। चींटी छोटी छोटी काली काली सी होती है, चींटा उसका जस्ट बड़ा होता है। अलग अलग है प्रजाति, एक साथ नहीं है। जैसे बाघ, चीता। भारत में एक भी चीता नहीं पाया जाता। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसे टाइगर कहते हैं। क्लियर? भारत में चीता नहीं पाया जाता बहुत दिन से, 30-40 साल से हो गया, एक भी चीता वीता नहीं पाया जाता। बाघ बहुत सारे, बाघों की संख्या लगभग 3000 से 10-20 कम है। ये बाघ पाए जाते हैं। बाघ अलग होता है, चीता अलग होता है, इनके अपने समूह होते हैं, लेकिन हम बाघ और चीता दोनों को अलग अलग पहचान सकते हैं कि कौन बाघ है, कौन चीता है। हम पहचान सकते हैं हाथी, जिराफ। इन दोनों में हम अंतर पहचान सकते हैं कि कौन हाथी है, कौन जिराफ है और कौन है ऊंट। इनमें अंतर होता है। इनकी अपनी स्पष्ट पहचान होती है। किसकी? प्रजाति की। हर एक प्रजाति की अपनी क्या होती है? स्पष्ट पहचान होती है। दूसरा, इनकी संरचना विशेष होती है। संरचना विशेष होती है का मतलब, जैसे पानी में आपको पता है मछली रहती है प्लस कछुआ रहता है प्लस मगर रहता है। रहते पानी में तीनों हैं, तीनों की प्रजाति अलग अलग। मछली प्रजाति अलग है, मगर की प्रजाति अलग है, कछुए की प्रजाति अलग है। कछुए के पीठ में हथौड़ा मारोगे तो भी उसको दर्द नहीं होगा। मछली होती है, मछली बिल्कुल मुलायम होती है, कट पीट जाती है। मगरमच्छ के ऊपर सीढ़ीदार उसकी पीठ डिजाइन होती है, सीढ़ीदार डिजाइन होती है। स्पष्ट पहचान होती है, बिल्कुल अलग अलग प्रजाति होती है और इनकी अलग अलग अपनी संरचनात्मक विशेषताएं भी होती है। तीसरा, स्थान परिवर्तन के साथ इनके रंग रूप में भी परिवर्तन होता है। जैसे स्थान बदलेगा, इनकी डिजाइन, इनका रंग रूप बदल जाएगा। आपने सुना होगा जो एशियाई हाथी होता है वो बहुत बड़ा होता है। एशियाई हाथी। आपने सुना होगा सफेद मोर। ये भारत में नहीं पाए जाते। एक दो पकड़ लाओ, जबरदस्ती बना लो तो हो गया कि हाँ स्पेशल है, अदरवाइज ये भारत में नहीं पाए जाएंगे। होता हाथी है, लेकिन छोटा हो गया, बड़ा हाथी हो गया। हर एक, जैसे सांप होता है जमीन में चलने वाला, रेंगने वाला, लेकिन कुछ सांप होते हैं बहुत बड़े बड़े, कुछ सांप होते हैं बहुत छोटे छोटे, कुछ सांप बहुत पतले होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जगह के हिसाब से इनके डिजाइन में परिवर्तन होता है। जैसे मनुष्य होता है मंगोलाइट, ऑस्ट्रेलाइट। एक व्यक्ति काले रंग का है, एक व्यक्ति गोरे रंग का है, एक व्यक्ति बहुत लंबा होता है और एक व्यक्ति बहुत छोटा होता है। किसी के शरीर में खून की मात्रा ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वो किसी स्पेशल जगह पे रहता है। जैसे अगर आप पृथ्वी में विषुवत रेखा के पास वाले क्षेत्र में रहते हो, अगर आप पृथ्वी में विषुवत रेखा के पास वाले क्षेत्र में रहते हो तो आपके पास सूर्य 365 दिन रहता है। और जब सूर्य 365 दिन रहेगा तो यहाँ पे सूर्य का तापमान ज्यादा होने की वजह से व्यक्तियों का रंग क्या होता है? काला होता है 0 डिग्री में। लेकिन जो लोग ऊपर रहते हैं 60 डिग्री के आसपास, यहाँ सूर्य का तापमान कम पहुंचता है, 18 डिग्री के आसपास रहता है, तो यहाँ के जो लोग होते हैं उनका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। यहाँ के लोग कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? स्थान बदलने से उनकी पहचान में क्या हो जाता है? रंग रूप में परिवर्तन होता है। ये प्रजातियों की अपनी विशेषता होती है कि जैसे जैसे आप जगह परिवर्तन करोगे वैसे वैसे इनके परिवर्तन होते चले जाएंगे। और एक अंत में एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक प्रजाति का अपना एक वैज्ञानिक नाम होता है।
इनका अपना वैज्ञानिक नाम होता है। जैसे होमो सेपियंस सेपियंस, किसका नाम है आप जानो, आपका ये होमवर्क, आपको बताना है वैज्ञानिक नाम जितने भी, जैसे मोर का, आम का, भेड़, गाय, बकरी, चीटा, इनके सबके अपने अपने वैज्ञानिक नाम होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि किसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। बस यही से आसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने आज समझा प्रजाति क्या होता है। देखो ये पढ़ते रहो, याद करते रहो, आगे ये सारे टर्म्स फिर मैं बाद में नहीं समझाऊंगा प्रजाति क्या होता है, अभी इसीलिए प्रजाति में आपको इतनी सारी बातें बता दी। यही तो ऑप्शन आएगा आपके यूपीएससी में, यही बनेगा ए बी सी डी, इनमें से कौन सही है कौन गलत है, बस यही घुमाएगा, नहीं घुमाने देना, हम सब पढ़ के चलेंगे, घूमने नहीं देना है। इसके बाद अगला होता है जनसंख्या। ये हमारा तीसरा पॉइंट है जनसंख्या। अब जनसंख्या किसे कहते हैं, आपको पता होगा कि जनसंख्या की शुरुआत हमारे देश में जनगणना कब से शुरू हुई थी, 1772 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय पहली बार जनगणना हुई थी। इसके बाद आए थे लॉर्ड रिपन ने 1881 से लगातार जनगणना शुरू करा दी। 2021 की जनगणना होने वाली है, आपको सब पता होगा जनगणना के बारे में, इतिहास में आपने पढ़ रखा होगा। वही जनगणना का एक शब्द है जनसंख्या। जनसंख्या किसे कहते हैं, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, जी आपको विज्ञान की भाषा में जब इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसकी भाषा में आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं। छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन अपने आप में क्या बहुत अच्छे शब्द हैं, और इनके बारे में जब आपको पता होगा तो आपको पढ़ाई, आपके पढ़ने लिखने का जो तरीका बिल्कुल बदल जाता है। चलिएगा हम बात करते हैं ये मार्कर तो गया, किसी खास क्षेत्र में रहने वाले प्रजातियों की संख्या। अब देखो आपने भी यही सोचा होगा, लेकिन आपने बस ये चीजें छोड़ दी होगी, खास क्षेत्र और ये प्रजाति। आपने प्रजाति की जगह लगाया होगा मनुष्य और आपने क्षेत्र की जगह लगाया होगा भारत देश। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में रहने वाले लोगों की संख्या भारतीय जनसंख्या कहलाएगी। उसी तरह से खास क्षेत्र में रहने वाले प्रजातियों की संख्या जनसंख्या कहलाएगी। जब हम पर्यावरण पढ़ रहे होते हैं, तब जब हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे कहता है किसी खास क्षेत्र में, कोई भी एक खास क्षेत्र हो सकता है। जैसे अब उस खास क्षेत्र के बारे में अगर आपने पढ़ लिया तो आपका एक टॉपिक और कंप्लीट हो जाएगा। ये क्षेत्र जो है इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से पढ़ेंगे, यहां से आपका आगे बहुत सारा खुल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आपको क्या करना है, जनसंख्या जो किसी खास क्षेत्र में रहती है। जैसे तालाब में कितनी मछलियां हैं, मछलियों की जनसंख्या। 10 किलोमीटर क्षेत्र में कितने ऊंट हैं, कितने कुत्ते हैं, कितने इंसान हैं, कितनी गाय हैं, कितनी भैंस हैं, उनकी संख्या। खास क्षेत्र में प्रजाति आपने पीछे भी पढ़ी है, चींटी हो सकती है, कुत्ता हो सकता है, बकरी हो सकती है, इंसान हो सकता है, मनुष्य, जानवर, कुछ भी हो सकता है। तो उनकी जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या। बात समझ में आ गई। तो अगला पॉइंट आता है जनसंख्या की विशेषता क्या है। अपनी जनसंख्या की क्या कोई विशेषता होती है। एक उदाहरण लिख लीजिएगा, भूले ना। तालाब में मेढकों की संख्या। अगर हम विशेषता की बात करें तो इनकी संख्या जो है कम या ज्यादा हो सकती है। ये फिक्स नहीं रहती, जनसंख्या फिक्स नहीं रहती। जैसे
आज जनगणना हुई तो आज पता चला मैं अपने ससुराल चला गया, मैं अपने ससुराल चला गया तो जो जनगणना करने आया होगा वो मुझे नहीं काउंट करेगा, मैं वापस आ गया तो फिर जनसंख्या बढ़ गई। जैसे मेढक है, हो सकता है पानी सूख गया तो मेढक अपने आप मर जाएंगे या गायब हो जाएंगे, तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये जनसंख्या क्या होती है, तो कम होती है, ज्यादा होती है, कभी फिक्स नहीं रहती है। हो सकता है कुछ लोग पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब चले गए हों, अरब कंट्री चले गए हों, गल्फ कंट्री, कहीं भी जा सकते हैं। तो इसी का होता है, संख्या कम भी हो सकती है और संख्या, जैसे हमारे यहाँ देश लोग कहीं गए तो वहां जनसंख्या बढ़ा दिया होगा, तो इसी तरह से संख्या घट भी सकती है और संख्या बढ़ भी सकती है। इसके अलावा एक और पॉइंट होता है, ये जो जनसंख्या होती है ना, ये एक ही संसाधन का प्रयोग करते हैं, एक ही संसाधन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मेढक है, अब मान लीजिएगा मेढक है तो मेढक कहाँ यूज होगा, मेढक तालाब का यूज करेगा, तालाब के संसाधन का यूज करेगा, तो जितने मेढक होंगे सब वही का यूज करेंगे। इसी तरह से हम मनुष्य हैं, हम एक ही संसाधन का प्रयोग करते हैं, हम सुबह शाम खाना खाते हैं, एक ही संसाधन का प्रयोग। लाइट है, सब लोग लाइट का प्रयोग करते हैं, सब लोग बिजली का प्रयोग करते हैं, जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं उसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि मैं जंगल में रह रहा हूं तो जंगल में घास होगी तो मैं घास का प्रयोग करूंगा, और जंगल में जितने भी लोग होंगे सब घास का प्रयोग करेंगे। जंगल में लोग शिकार करेंगे तो सब शिकार करके अपना मांस का प्रयोग करेंगे, तो सब मांस का प्रयोग करेंगे, एक ही यूज करेंगे। जैसे चीता होता है, चीता मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, चीता क्या खाएगा, चीता खाएगा मांस। खास क्षेत्र में रहने वाली प्रजातियों की संख्या, बाघ, चीता एक प्रजाति है और वो प्रजाति एक ही संसाधन का प्रयोग करेगी, जितने चीते सब एक ही तरह का संसाधन यूज करेंगे, अलग संसाधन यूज नहीं करते। तीसरा, जनसंख्या की और एक विशेषता क्या होती है, इनमें विकास होता है। इनमें विकास होता है मतलब एक बच्चा होता है छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, उनमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, उनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। हर क्षेत्र में, हर जगह पे जनसंख्या जो होगी उसमें विकास होगा, उसके जो लोग होंगे उनमें क्या होगा, विकास होता है। ये विलुप्त भी हो सकते हैं। विलुप्त हो सकते हैं मतलब मैंने आपको अभी जस्ट बताया, तालाब में पानी सूख गया तो मेढक क्या हो गए, खत्म। अब अगर जंगल समाप्त हो गए तो जंगल में रहने वाले जीव समाप्त हो गए। हमारे देश में पहले बहुत सारे पक्षी हुआ करते थे, आज के समय में आपको छोटी वाली वो जो एक चिड़िया होती थी बिल्कुल छोटी सी, लोगों के घर में छप्पर में रहा करती थी, अभी छप्पर गायब हो गए, वो चिड़िया भी गायब हो गई, विलुप्त हो गई। वो उसे गौरैया कहते हैं, दिल्ली का वो राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन अभी उनकी संख्या बहुत कम है, थोड़ी बहुत बची है, बाकी गायब हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो जनसंख्या है गौरैया चिड़िया की वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। चीता, मैंने आपको पीछे बताया था, चीता पूरी तरह से विलुप्त हो गया भारत से, इन्हें विलुप्त होने का भी खतरा जनसंख्या में रहता है। तो ये चीजें हमारे क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या से कौन कौन से पॉइंट बनेंगे, किस क्षेत्र से कौन सी चीजें बनती हैं, तो ये ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा चौथा, जिसे हमने करना है, वो है समुदाय। जनसंख्या के बाद आएगा आपका समुदाय। ये आपका 4th नंबर का पॉइंट है। सबसे पहले तो पढ़ेंगे समुदाय क्या होता है, फिर आगे बात करते हैं समुदाय की विशेषताएं। एक खास क्षेत्र में एक समान रहने वाले लोगों का समूह क्या कहलाएगा, समुदाय कहलाता है, जो कि आपस में अंतःक्रिया करते हैं।
जो कि आपस में क्या कहते हैं, संबंध बनाते हैं। यहां पे जो लोग शब्द है, लोग को आप कह सकते हो प्रजाति। एक खास क्षेत्र में एक समान रहने वाले प्रजातियों और उनके जो समूह है आपस में अंतःक्रिया करते हैं। अभी इसमें क्या है, मैंने आपको पीछे बताया था, एक खास क्षेत्र की बात याद रखेंगे। ये खास क्षेत्र आपका बार बार आएगा। खास क्षेत्र क्या हो सकता है? खास क्षेत्र दो मान लीजिएगा। एक मान लीजिएगा तालाब, एक आपका स्पेशल क्षेत्र होता है, जगह होती है, और एक मान लीजिएगा जंगल। जंगल में आपको मिलेगा गिलहरी, जंगल में आपको मिलेगा बाघ, जंगल में आपको मिलेगा हिरन, जंगल में आपको मिलेगा खरगोश, जंगल में आपको मिलेगा वनस्पति, पेड़ पौधे। अब आपको ये बताना है कि ये जो वनस्पति होती है, दिख रहा है ना वनस्पति, हाँ ठीक है दिख रहा है। ये जो वनस्पति है, इस वनस्पति पर कौन लोग अंतःक्रिया कर रहे हैं? तो वनस्पति के सहारे हैं गिलहरी, वनस्पति के सहारे है खरगोश, वनस्पति के सहारे कौन है? हिरन। गिलहरी, खरगोश, वनस्पति, ये तीनों किसके सहारे हैं? वनस्पति आपस में मिल रहा है। अगर पेड़ नहीं होगा तो खरगोश नहीं जी सकता, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हिरन नहीं जी सकता, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो गिलहरी भी क्या शाकाहारी जीव होता है। अगर हिरन नहीं होगा तो हिरन की वजह से बाघ भी समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हिरन का होना जरूरी है। हिरन होने के लिए जरूरी है वनस्पति का होना, और वनस्पति का होने जरूरी है कि मतलब पानी गिरना जरूरी है। बिना पानी के वनस्पति नहीं हो सकती है, अगर काटी ना जाए तो। ये खास क्षेत्र होता है। कौन सा खास क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे थे? जंगल की। और ये सब आपस में देखो एक दूसरे से जुड़े हैं, अलग कोई नहीं है। गिलहरी चील खा जाती है, गिलहरी को पकड़ ले जाती है, या तमाम जीव एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। आपस में अंतःक्रिया, ये आपस में अंतःक्रिया ही हो रही है। खास क्षेत्र में, जंगल में ही आपस में क्या हो रही है? अंतःक्रिया हो रही है। तालाब की बात करें तो यहाँ बहुत सारे पादप होते हैं, जलीय पादप पाए जाते हैं। यहाँ शैवाल पाए जाते हैं, यहाँ जलीय जीव पाए जाते हैं। क्रील वगैरह कभी नाम सुना हो, ऑक्टोपस नाम कभी सुना हो, तो इस तरह की चीजें होती हैं। मछली, मगर, मछ, कछुआ, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। पादप और शैवाल का भक्षण कौन करेगा? जलीय जीव और मछली। मछली का भक्षण कौन करेगा? बड़ी मछली। बड़ी मछली का भक्षण कौन करेगा? मगरमच्छ। कछुआ का भक्षण कौन करेगा? मगरमच्छ। एक दूसरे से पूरी की पूरी चेन क्या होती है? जुड़ी होती है, आपस में अंतःक्रिया। अब बात करते हैं समुदाय की विशेषता की। समुदाय की अपनी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इस पर चर्चा करते हैं। देखेंगे जैसा कि कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। समुदाय का मतलब क्या होता है? समुदाय का मतलब एक क्षेत्र में कई प्रजातियां आपस में अंतःक्रिया करती हैं। कई प्रजातियां मतलब जैसे कि मान लीजिएगा कि एक चींटी है और चींटी साथ में कोई एक जीव मर गया तो उसका छोटा छोटा टुकड़ा कर करके वो खा पी जाती है, तो आपस में एक दूसरे का क्या होता है? सहयोग करते हैं। जब समुदाय, बाघ, चीता, शेर, झाड़ी, पेड़, मनुष्य एक दूसरे का आपस में सहयोग करे तो उसे समुदाय की विशेषता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि समुदाय में यही सब लोग आते हैं। तो इस वजह से अभी क्या करना है, हमें देखना है कि ये इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। समुदाय की विशेषता एक तो परभक्षण होती है, आपस में हित होना, सहजीविता, प्रतिस्पर्धा। सहजीविता, प्रतिस्पर्धा और परभक्षण, ये समुदाय की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन दिए जाते हैं और उनका सही मिलान करवाया जाता है। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं परभक्षण किसे कहते हैं। परभक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर हम बात करें परभक्षण की, तो परभक्षण का मतलब एक जीव दूसरे को खाता है।
शिकार करता है। एक दूसरे जीव को खाते हैं या क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ये जो शिकार वाली जो पद्धति है यही क्या कहलाती है, एक दूसरे का भक्षण। जैसे जंतु पेड़ पौधों को खाते हैं और जंतु को दूसरा जंतु खाता है। जंतु मतलब खरगोश पेड़ को खाएगी, गिलहरी, ये एक दूसरे ये क्या करते हैं, वृक्षों पर निर्भर रहते हैं क्योंकि शाकाहारी होते हैं। इसी तरह से दूसरी बात यहां पे करें अगर हम जंतु की, तो जंतु हिरण को खाएगा, हिरण घास को खाएगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, इसे परभक्षण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जब एक जंतु दूसरे जंतु को खाता है तो इसमें जो प्रणाली विकसित होती है उसे कहा जाता है शिकार। एक दूसरे का शिकार यहाँ पे करना शुरू हो जाता है। और जब शिकार होगा तो जाहिर सी बात है शिकार में रणनीति बनने लगेगी। जैसे आपने देखा होगा कई शेर मिलकर एक साथ किसी एक जानवर का शिकार करते हैं, चारों तरफ से घेर लेंगे, एक इधर से रन करवाएगा, आगे से कुछ लोग बैठे होंगे और उसको पकड़ लेते हैं। तो ये चीजें होती है। दूसरा, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये जंतु क्या होते हैं, जंतु पेड़ पर निर्भर है, जंतु जंतु पर निर्भर है, आपस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर निर्भर जरूर होते हैं। एक आपका है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा के 2 पॉइंट होते हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब अगर इसे किसी एक व्यक्ति को कंडीशन 1 में लाभ हो रहा है तो सामने वाले को हानि होगी, और अगर इसे हानि हो रही है तो इसे लाभ होगा। कंडीशन नंबर 2। कैसे कंडीशन प्रूव्ड होगी? कंडीशन 1 की बात मान लेते हैं। मान लीजिएगा कि बाघ है और एक है हिरण। अगर बाघों की संख्या बढ़ेगी, बाघ की संख्या अगर बढ़ गई तो जाहिर सी बात है हिरण की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि शिकार ज्यादा होगा। तो इसे हुआ लाभ, इसे हुई हानि। दूसरा, किसी कारण से अगर बाघों की संख्या कम हो जाए, शिकार कर लिया जाए, उनको मार दिया जाए, कोई महामारी शेरों में फैल जाए, बाघ में वो सब मर जाए, तो फिर हिरण को कोई मारने वाला नहीं बचेगा। हिरण की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हिरण की संख्या क्या हो जाएगी, लाभ में पहुंच जाएगी। प्रतिस्पर्धा में सदैव एक को लाभ होगा और सदैव एक को हानि होगी। ये दोनों कंडीशन होती हैं। परभक्षण, एक दूसरे से अपना काम निकालना, एक दूसरे को खाना पीना, ये सारी चीजें। तो ये 2 कंडीशन हो गई। इसके बाद आता सहजीविता। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये सारे ऑप्शन मिलाने के लिए आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया है। सहजीविता का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के मध्य गहन अध्ययन, सॉरी गहन अध्ययन नहीं, गहन संबंध। 2 प्रजातियों के बीच एक डीप में रिलेशन बन जाए, बहुत मध्य में संबंध बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे सहजीविता कहते हैं। एक होता है पारस्परिकता। सहजीविता का ही एक पार्ट है 2, 3। पारस्परिकता का मतलब क्या हुआ, इसमें 2 प्रजातियां होंगी, दोनों को लाभ होगा। परजीविता का मतलब एक को लाभ होगा, दूसरे को क्या होगा, हानि होगा। एक को लाभ होगा और दूसरे को क्या होगा, हानि होगा। सहभोजिता का मतलब एक को लाभ होगा, एक को ना ही लाभ होगा ना ही हानि। ये 3 कंडीशन बनती हैं। हम बात करते हैं पहले पारस्परिकता की, जिसमें दोनों को क्या होता है, एक साथ लाभ होता है। दोनों को एक साथ लाभ कैसे होगा, जैसे अगर जल की मात्रा में वृद्धि हो जाए, तालाब में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो चूंकि तालाब एक परितंत्र है, एक क्षेत्र है, एक एरिया है, और इस तालाब में बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं। मान लीजिएगा 2 प्रजातियां रहती हैं। एक रहती है मछली
और एक रहता है मगर। अगर पानी की मात्रा बढ़ेगी तो मछलियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि खाने पीने के संसाधन ज्यादा होंगे। मछलियों की संख्या बढ़ेगी तो मगर भी अपना प्रजनन क्षमता बढ़ा देगा। दोनों को यहाँ पे लाभ होना शुरू हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, ये तो एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण मान लीजिएगा, कोई एक जंगल है। आप जंगल में देखोगे, जंगल में पहले एक वृक्ष होगा, फिर 2 वृक्ष होंगे, और फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे, और फिर ये धीरे धीरे बढ़ते ही चले जाएंगे, इनकी संख्या अनंत होती चली जाएगी। लेकिन वहीं अगर एक मरुस्थल होता तो मरुस्थल का क्षेत्र भी धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे आज इतना मरुस्थल है तो कल इतना मरुस्थल हो जाएगा, फिर इतना, और धीरे धीरे मरुस्थल का क्षेत्र क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये सब लाभ वाले गुण होते हैं, ये पारस्परिकता कहलाती है। एक होता परजीविता, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना, एक का दूसरे के ऊपर निर्भर होना, या एक को लाभ होनी एक को हानि। इसमें से एक होता परपोषी, एक होता पोषक। पोषक मतलब देने वाला, पोषण मतलब खाने से रिलेटेड, जो एनर्जी, जो चीजें उपलब्ध कराएगा, और ये लेने वाला। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में वृक्षों के ऊपर एक पीले कलर की धागे नुमा एक संरचना आ जाती है। पहले वो केवल एक रहेगा, फिर 2 रहेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर पूरे पेड़ को ढक लेंगे। और अगर किसी तरह से उससे 1-2 डाल उठा के दूसरे पेड़ में डाल दी गई तो दूसरे पेड़ को भी पूरी तरह से क्या कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं। पोषक पेड़ हो गया, और वो जो लताएं होती पीले रंग की वो परपोषी हो गई। वो स्वयं से भोजन नहीं बनाती, दूसरे के भोजन को ही वो क्या करती है, ग्रहण करती है। ये दूसरे के भोजन को ही क्या करती है, ग्रहण करती है। पोषक मतलब देने वाला। अगर ये हमेशा देता रहेगा तो एक दिन देते देते क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, हो सकता है विलुप्त हो जाए। जैसे मान लीजिएगा कि किसी एक जगह पर परपोषी, मान लीजिएगा जो दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करता है, हिरन मान लीजिएगा, हिरन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, घास खाता है, दूसरे पर निर्भर है, और उसने पूरी घास खा ली, तो घास विलुप्त, तो घास खत्म, जंगल खत्म, जंगल खत्म तो हिरन खत्म, हिरन खत्म तो बाघ खत्म, बाघ खत्म तो जंगल डायवर्सिटी, जो जंगली क्षेत्र है, जो जंगली पारितंत्र है, जो जंगल का जो नाम है वो खत्म हो जाएगा, जंगल का नाम मरुस्थल हो जाएगा। जब एक दूसरे पर लोग निर्भर होंगे तब, वो भी कैसा हो, गहन संबंध हो, डीप में रिलेशन बन रहा हो। जंगल में जो लताएं होती है वो स्वयं से नहीं बनाती। जैसे आपने देखा होगा कई बार बरगद का पेड़, इसमें अगर बरगद के पेड़ में कोई नीम का पेड़ आ जाए, बरगद के पेड़ में ही नीम का पेड़ जग आए, निकल आए, तो वो बरगद से एनर्जी लेना शुरू करेगा। नीम का पेड़ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बरगद का पेड़ हो जाएगा पोषक, भोजन देने वाला, नीम का पेड़ हो जाएगा भोजन लेने वाला, नीम का पेड़ बचा रहेगा, बरगद का पेड़ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बरगद का पेड़ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं परजीविता। सहभेजिता का मतलब एक को 100% लाभ होगा और एक को ना लाभ होगा ना हानि। जैसे घोंसला, चिड़िया बनाती है घोंसला वृक्ष में, ना चिड़िया के घोंसले से पेड़ को कोई लाभ है और ना पेड़ को कोई हानि है, लेकिन एक साथ रहते हैं। ये एक उदाहरण। जैसे आपने देखा होगा चींटी, पेड़ की छाल में चींटियां बहुत सारी रहती हैं, लेकिन वृक्ष को उससे कोई टेंशन नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई टेंशन नहीं, रहो जियो खाओ पियो मौज करो। तो क्या होता है, ये सहभोजिता होता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रह के भोजन बनाना, भोजन ग्रहण करना, खाना और पीना। तो ये रहा अपना दोस्तों समुदाय की विशेषता। अब समुदाय के बाद अगला नंबर आता है परितंत्र का। चलते हैं देखते हैं परितंत्र क्या होता है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार शुरू हो जाएगा
तो फिर ये लगभग 3 दिन तक चलता है। 3 दिन तक इससे क्वेश्चन मतलब 3 दिन तक का इसका टॉपिक होता है, बहुत बड़ा बहुत विशाल होता है। जब प्रजाति अथवा समुदाय अपने अजैविक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है तो परितंत्र बनता है। देखो, परितंत्र का मतलब एक क्षेत्र जहां पर मिलकर लोग आपस में सीक्वेंस के आधार पर काम करते हैं। पहले छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, एक पूरा सीक्वेंस बनता है। प्रजाति किसी की भी हो सकती है, किसी जीव की हो सकती है, किसी जीव का समुदाय हो सकता है। और वो समुदाय जब अपने अजैविक वातावरण, वातावरण का मतलब पर्यावरण, अजैविक वातावरण का मतलब जल, मृदा, वायु, इनमें से किसी के साथ जब ये प्रजाति आपस में संबंध बनाए तो जिस स्थान पर संबंध बनाए जाते हैं वो स्थान क्या कहलाता है? परितंत्र कहलाता है। वो स्थान जहां पर रिलेशन बनाए जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। ये जो स्थान है, पीछे आपने इसी स्थान को पढ़ा था, खास क्षेत्र। खास क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, किसी समूह, किसी जाति, जनजाति, जनसंख्या का अपना खास क्षेत्र क्या कहलाता है? खास क्षेत्र कहलाता है परितंत्र। परितंत्र होता क्या है? उदाहरण क्या है परितंत्र की? जैसे वन, जैसे हिमालय, जैसे पहाड़ी, जैसे तालाब, ये सारे क्या होते हैं? ये सब परितंत्र कहलाते हैं या इनको परितंत्र कहा जाता है। बगीचा लिख लीजिएगा। ये सारे के सारे परितंत्र होते हैं। परितंत्र मतलब क्या होता है? एक क्षेत्र होता है। परितंत्र एक क्या होता है? एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है, एक स्थान होता है। वन स्थान है, हिमालय, पहाड़ी, वन। और वन में रहने वाले प्रजाति, समुदाय अंतःक्रिया करते हैं। वन में जितने लोग रहते हैं आपस में अंतःक्रिया करते हैं। हिमालय में, पहाड़ी में, तालाब में, बगीचा में बहुत सारे जाति प्रजाति, जीव जंतु, फ्लोरा फौना रहते हैं और ये सब आपस में रिलेशन बनाते हैं, उसे परितंत्र कहा जाता है। अगली चीज आती है कि परितंत्र की विशेषता क्या है। एक तो पढ़ा परितंत्र होता क्या है और अगली चीज परितंत्र की विशेषता क्या है। अगर हम बात करें परितंत्र की विशेषता की तो इसकी अपनी विशेष जलवायु होती है। वन की अलग जलवायु होगी, हिमालय की अलग होगी, पहाड़ी की अलग होगी, तालाब की अलग होगी, बगीचा की अलग होगी। हर जगह की अपनी जलवायु, एटमॉस्फेयर अलग होता है। जैसे यूपी के एटमॉस्फेयर उत्तराखंड के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल क्या होता है? अलग होता है। ये चीजें एक दूसरे से आपस में मिलती नहीं है, बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे जैव विविधता, यहां जैव विविधता अलग होती है। हो सकता है किसी जंगल में सरसों के पेड़ हो, किसी जंगल में धान के पेड़ हो, किसी जंगल में गेहूं के पेड़ हो, किसी जंगल में आम का बगीचा हो, अमरूद का बगीचा हो, संतरे का बगीचा हो। वन अलग अलग हो सकते हैं। पहाड़ी, छोटी पहाड़ी, बड़ी पहाड़ी, मझली पहाड़ी, हिमालय की पहाड़ी, बिहार की पहाड़ी या फिर राजपीपला हिल्स। तालाब, छोटा तालाब, बड़ा तालाब, हो सकता है तालाब का पानी नमकीन हो सकता है तालाब का पानी मीठा, हो सकता है तालाब गंदा हो। बगीचा अपने अपने। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, खूब। अभी टॉपिक नहीं शुरू हुआ, ये याद रखिएगा। तीसरा, एक दूसरे पर ये निर्भर होते हैं। एक दूसरे पर निर्भर का मतलब अगर जंगल खत्म तो जंगल के निवासी खत्म, जंगल के निवासी खत्म तो जंगल मरुस्थल हो गया। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, यहां ऊर्जा स्तर होता है। ऊर्जा स्तर मतलब यहां जो लोग रह रहे होंगे किसी को थोड़ी ऊर्जा की जरूरत है। जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं
उन्हें किसी से भोजन लेने की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं अपना खाना बना लेते हैं, तो उनको भोजन की जरूरत सौर्य से मिल जाती है। वहीं जो खरगोश होते हैं उन्हें थोड़ी ऊर्जा की जरूरत होती है, हिरण को थोड़ी और ऊर्जा की जरूरत होती है, हिरण का शिकार करने वाले को थोड़ी और ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, यहाँ एनर्जी का स्तर भी बन जाता है। अब पारितंत्र के बाद अगला नंबर आता है बायोम का। बायोम या इसे ही कहा जाता है जीवोम। ये क्या होते हैं, ये प्रादेशिक क्षेत्र होते हैं। प्रादेशिक या क्षेत्रीय स्थान होते हैं जिन्हें बायोम कहा जाता है, जिन्हें जीवोम कहा जाता है। इसका मतलब पारितंत्रों का समूह। पारितंत्र का समूह मतलब बहुत सारे पारितंत्र यहाँ पे मिल जाए परितंत्र, और उनसे जो संरचना बनेगी, उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसे बायोम कहा जाएगा। भारत में कई बायोम नहीं होंगे, एक ठंडा बायोम होगा, एक गर्म बायोम होगा। उदाहरण इसके देखेंगे तो आसान हो जाएगा, जैसे मरुस्थली बायोम, टुंड्रा बायोम, चीन तुल्य बायोम। मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पे ना क्षेत्र जो है वो बड़ा हो गया, एरिया क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। जैसे घास भूमि, आपने नाम सुना होगा शायद, सवाना, प्रेरी, स्टेपी। सवाना आपका साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, स्टेपी आपका ये यूरेशिया में पाया जाता है, प्रेरी आपका नॉर्थ अमेरिका में घास के बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे अपना यूपी से भी बड़ा, इतने बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं घास के। तो अभी छोटा छोटा पड़ रहे थे, अभी उसी का जो बड़ा रूप होता है, परितंत्रों का जो विशाल बड़ा रूप होता है, उनके समूहों का बड़ा रूप जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे बायोम कहते हैं। बायोम की विशेषता, बायोम की अपनी कुछ विशेषताएं भी होंगी। बायोम की अपनी विशेषता क्या होगी, जीने के लिए अनुकूल। मरुस्थल में जो लोग रहेंगे वो मिट्टी नहीं खाएंगे, ऐसी जगह पे रहेंगे जहां जीने के लिए कुछ अनुकूल दशाएं हों। टुंड्रा में पूरे में बर्फ है, लेकिन फिर भी लोग कुछ रहने के लिए, अपनी खेती वगैरह करने के, छोटे बहुत मछली वगैरह मारने की जगह होती है। चीन तुल्य, जो चीन में लोग रहेंगे, घास भूमि, ये सब क्या होते हैं, रहने के लिए यहाँ पे बायोम में उचित व्यवस्था होती है, चाहे वो प्रजाति के लिए हो, मनुष्य प्रजाति हो, जीव जंतु प्रजाति, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रजाति हो सकती है। और बाकी जिनके उदाहरण आपने लिख लिए हैं। और पृथ्वी में कई बायोम हैं, ये हम देखेंगे आगे, पृथ्वी में बहुत सारे बायोम पाए जाते हैं। अगला हमारा एक बचा बायोम के बाद, सब लिखते चलिएगा, ये छोटे छोटे शब्द हैं, ये बाद में आपके लिए बहुत काम देंगे। जब हम लोग वास्तव में पर्यावरण पारिस्थितिकी के क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे तो फिर यहां से क्वेश्चन बनेंगे। अगला होता है जैव मंडल। अगला पॉइंट है जैव मंडल। जैव मंडल का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का भाग जहां जीवन संभव है। पृथ्वी का एक भाग जहां जीवन संभव है। जीवन के लिए जरूरी होती हैं चीजें। जीवन के लिए जरूरी कौन कौन सी चीजें हैं, वायु, जल, स्थल।
और इन तीनों से काम नहीं चलेगा, तीनों का मिला हुआ एक रूप होना चाहिए जहां तीनों मौजूद हो, जिसे कहा जाता है जैव मंडल। यही जैव मंडल आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो कि पृथ्वी के एक भाग में से प्रमुख होता है, जो तीनों का समूह होता है। अगर हम इसे ए माने, इसे हम बी माने, इसे हम माने सी, तो जैव मंडल मतलब ए प्लस बी प्लस सी। जहां तीनों होंगे उसे ही हम जैव मंडल कहते हैं। चीज आती है वायुमंडल क्या होता है। पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे आपके वायुमंडल होते हैं। जैसे आपने सुना होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ये पृथ्वी के ऊपर के होते हैं। जलमंडल की बात करें, आपने जलमंडल में पढ़ा होगा सागर, महासागर, नदियां, नाले। स्थल मंडल में आप पढ़ेंगे पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर की कोर, मध्यमा, भूपरिपटी, पहाड़, पर्वत, ये सारा आपका आता है स्थल मंडल में। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और फिर हम लोग आगे की जो क्लास होगी उसमें हम लोग शुरुआत करेंगे। अभी आपको क्या करना है, ये पीछे का पुराना तीनों सेट कर लेना है कि क्या ये तीनों हमारे सेट हो रहे हैं। सॉरी, तीनों नहीं, 7 पॉइंट। जीव किसे कहते हैं, प्रजाति किसे कहते हैं, जनसंख्या किसे कहते हैं, समुदाय, पारितंत्र, बायोम किसे कहते हैं, ये सारा आपको अपने हिसाब से कंप्लीट करना है। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे और परितंत्र को शुरू करेंगे कि परितंत्र क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या है, श्रृंखलाओं से क्वेश्चन बनेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।